आज वो वकील तेजवानी ऐन वक्त पर बच निकला, लेकिन कब तक बचेगा? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कभी न कभी तो उनकी गिरफ्त में आ ही जाएगा वो भी। और तब पूरी दुनिया ये जान जाएगी कि आपके साथ असल में हुआ क्या था। बेटा मेरी बात तो सुनो। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। मुझे आने में देर होगी इसलिए एयरपोर्ट नहीं आ सका। एक्चुअली बेटा मैं एक्सक्यूज मी। इट्स ओके मिस्टर अविनाश आहूजा, ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है ना? इससे पहले भी आप कभी वक्त पर नहीं आए, न मेरे लिए और न मेरी मम्मा के लिए। आपका इंतजार करते करते मेरी मम्मा एक असाइलम में चली गई। So no need to be sorry, okay? बेटा तू मुझे पापा कह के नहीं बुला सकती? मैं कब से तरस गया हूं तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज सुनने के लिए। कम से कम जब अकेले होते तब तो पापा कहा करो मुझे। अकेले में? क्यों कहूं मैं अकेले में आपको पापा? जिस शब्द को बोलने का अधिकार आपने मुझे आज तक समाज के सामने नहीं दिया, वो क्यों कहूं अकेले में मैं? जो रिश्ते अकेले में बहुत ठोस लगते हैं, मगर समाज के सामने आते ही भाप बनकर उड़ जाते हैं, वो रिश्ते हमें सिर्फ पानी पानी कर सकते हैं। और ऐसे रिश्ते को नाम देकर मैं अपने माँ के इंतजार का अपमान नहीं करना चाहती, जो उसने आपके लिए किया है, सालों साल किया है। बेटे मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारी मम्मी के साथ जो अन्याय किया है, उसका प्रायश्चित तो मैं मरकर भी नहीं कर सकता। किस्मत के एक थपेड़े ने मुझे, तुम्हारी मम्मी, मेरी बीवी से मुझे अलग कर दिया और दूसरे थपेड़े ने मुझे फिर से मिला दिया। लेकिन इस बीच मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया। मैंने मल्लिका से शादी की, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसमें इतना मशगूल हो गया कि आप मेरी माँ को भूल गए? नहीं बेटा नहीं, ये सच नहीं है, ये बिल्कुल सच नहीं है। मैं चाहता था तुम्हारी मम्मी और मेरी जिंदगी फिर से उसी पुरानी पटरी पर आ जाए, मगर अगर मैं ऐसा करता तो शायद मल्लिका के साथ अन्याय होता और मैं अपने बिजनेस को भी इस मुकाम पर नहीं ले आ पाता। तुम्हारी मम्मी भी ऐसा नहीं चाहती थी बेटा, तुम चाहो तो पूछ लो उनसे। मम्मी अब अपने होश में ही कहाँ है कि बता सके कि आप सच कह रहे हैं या नहीं? खैर, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपके नाम के बिना जिंदगी जीने की आदत पड़ गई है। और मम्मा, वो तो पता नहीं कब तक असाइलम में रहेंगी। लेकिन हाँ, एक बात के लिए जरूर मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं कि अगर आप मेरी हेल्प ना करते तो मैं शायद कभी इतनी अच्छी एजुकेशन हासिल ना कर पाती। For this, I'm really grateful to you, Mr. Ahuja. तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो, जिद्दी और स्वाभिमानी। आखिर मेरी बेटी है ना। देखो आज मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूं जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैं अपने घर पे ले आऊंगा और सारे समाज के सामने चिल्लाकर कहूंगा कि तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारी मम्मी मेरी पत्नी है, जो एक हादसे के बाद हमसे बिछड़ गई थी। इस बिजनेस की खातिर मैं तुम लोगों को जो वक्त नहीं दे पाया, बेटा तुम लोगों को तो क्या, मल्लिका और बच्चों को भी वक्त नहीं दे पाया, उसी बिजनेस और उस प्रॉपर्टी में मैं तुम्हें आधा हिस्सेदार बनाना चाहता हूं और ये मैंने वसीयत में लिख भी दिया है और बहुत जल्दी तुम्हें मैं लेने आऊंगा, देखना। और एक और खुशखबरी, डॉक्टर ने कहा है तुम्हारी मम्मी बहुत जल्दी ठीक होके आ रही है। सच पापा? हाँ मम्मा घर आ जाएगी? बिल्कुल सच कह रहा हूं बेटा। हमारे घर? यस। हिम्मत नहीं हो रही आपसे मिलने की मम्मा। आप पापा के बारे में पूछेंगी तो क्या कहूंगी?
कि जिस घर में आप मांग भर कर आना चाहती थी, जिस घर के लिए आप जिंदगी भर तरसती रही, उस घर में मांग से जाकर आने का अधिकार आप खो चुकी हैं, क्योंकि अब पापा आपके सुहागी इस दुनिया में नहीं रहे। और ये घर अब घर नहीं रहा। सत्ता, अधिकार और पैसे की लालच में ये कुरुक्षेत्र का मैदान बन चुका है, जहां परिवार के दूसरे सदस्यों की तरह आपको भी अपने रिश्तेदारों से जंग लड़नी पड़ेगी, कानून की जंग। मॉम क्यों इसे बार बार देखकर अपने दिल को जलाती है आप? शिशिर, मैंने अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो लम्हे मैंने उनके साथ बिताए हैं, वो लम्हे मुझे उनकी याद को भुलाने नहीं देते। काश एक बार ये सब करने से पहले डैड ने हमारे बारे में कुछ सोचा होता। छोड़ो शिशिर, जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन इस सारे झमेले में हमें उनकी अस्थियों को विसर्जित करना भूलना नहीं चाहिए था। आलोक से कह दो, डैड की अस्थियों को विसर्जित करना है, नहीं तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मॉम, डैड ने कभी आपके मन की शांति के बारे में सोचा था, जो आप उनकी आत्मा की शांति को लेकर इतना परेशान हो रही हो? शिशिर, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ये मत भूलो कि वो तुम्हारे डैड थे। उन्होंने जो कुछ भी किया, सही हो या गलत, उसके पीछे उनकी कोई अपनी मजबूरी होगी। तुम बस मैंने तुमसे जो कहा है वो करो। ओके, मैं आलोक भैया से कह दूंगा। अभी आप सो जाइए, इस वक्त आपको आराम की सख्त जरूरत है। ओके, गुड नाइट। दीदी, ये कुर्सी ना मलिका मैडम की है, आप उस कुर्सी पे बैठ जाइए। क्यों भाई, मैं क्यों और कहीं बैठ जाऊं? अगर ये कुर्सी घर के मालिक की है, तो मैं भी तो इस घर की मालकिन ही हूं ना। अगर तुम्हारी मल्लिका मैडम को कहीं बैठना ही है, तो उनसे कहो कि वो कहीं और बैठे, क्योंकि मैं इस कुर्सी से उठने वाली नहीं हूं। सुनिए, आप उस कुर्सी से उठेंगी या मैं? अब इस घर में ऐसे ही होता रहेगा। यहाँ कोई भी चैन से खा पी नहीं सकता। मीना, मेरा नाश्ता मेरे कमरे में लगवा दे। मीना, मेरा नाश्ता भी मम्मी जी के कमरे में ही लगा दो। और वैसे भी मुझे घटिया लोगों के साथ बैठ के नाश्ता करने का कोई शौक नहीं। और सर जी, आपका नाश्ता? नहीं, वैसे भी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है।
अरे भाई, तुम तो बैठ जाओ कम से कम। इतने दिनों से नकली किरण आहूजा बनकर मेरे पापा का माल उड़ा रही थी। आज असली किरण आहूजा के सामने बैठने में डर लग रहा है या शर्म आ रही है? मुझे डर क्यों लगेगा? नकली किरण तो तुम हो। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। क्या हिम्मत है। आजकल मैं पोल खोलने वाली है और ये बहादुरी। लगता है काफी अच्छे पैसे मिल रहे हैं इसके। लेकिन एक बात याद रखना, ये तुम जिसके भी कहने पर फ्रॉड कर रही हो ना, उसके दिए हुए सारे पैसे भी तुम्हें जेल जाने से बचा नहीं सकते। अभी से आदत डाल लो। जेल में ऐसा ही खाना मिलता है तुम जैसे अपराधियों को। और हाँ, जेल तो मैं तुम्हें भेजकर ही रहूंगी। तुम्हें भी और तुम्हारे उस साथी को भी जिसके इशारों पर तुम आजकल कठपुतली की तरह नाच रहे हो। समझी? सर, इसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने मुझे ढूंढने के लिए कहा था। बड़ी मुश्किल से खोज कर लाया हूँ। सब कुछ है ना इसमें? एकदम निश्चिंत रहिए सर, इसमें वो सब है। मैंने खुद ही चेक किया है। गुड। अब डरने की कोई बात नहीं है। तेजवानी जी, ये क्या पेपर छुपाया जा रहा है? हॉस्पिटल में भी केस पे काम चल रहा है क्या? पेपर्स? अच्छा, ये नहीं इंस्पेक्टर साहब, दरअसल ये मेरी टेस्ट रिपोर्ट है, वो ईसीजी वगैरह। अच्छा, तो दिखाइए जरा, हम भी देखें क्या कहती हैं आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स। लिखा है इंस्पेक्टर साहब हमारी रिपोर्ट में? इसमें तो लिखा है सब कुछ नॉर्मल है। लगता है हमें खतरे से बाहर देखकर आपको ज्यादा खुशी नहीं हुई इंस्पेक्टर। लेकिन अभी आप खतरे से बाहर कहाँ हैं वकील साहब? इस यूनियन लीडर के बर्ताव पर मुझे बहुत हैरानी हो रही है शिशिर की। एक तरफ तो उसने हमें 15 दिन की मोहलत दी और दूसरी तरफ हमसे बात तक नहीं की ठीक से। जाने दीजिए भैया, ये लोग होते ही ऐसे। इन्हें अच्छी तरह पता है कि इन दिनों हमारा पलड़ा पहले से हल्का हो गया। चल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉम, मॉम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चेयर पर बैठने की? इस कुर्सी पे बैठने का हक सिर्फ हमारी मॉम को है। अब ये भी बताना पड़ेगा तुम्हें? नहीं, ये पता है मुझे, लेकिन आजकल वो बीमार है ना, और वैसे भी
वो हूं या ना हूं, इस कुर्सी पर बैठने का हक मुझे है, सिर्फ मुझे। मिस्टर भाटिया, अब क्या ये भी बताना पड़ेगा मुझे इन लोगों को? सर, आज बाहर यूनियन वाले जो हंगामा कर रहे थे ना, आज इन्हीं मैडम ने आकर उनके यूनियन लीडर शांत किया है, वरना आज तो अनर्थ हो जाता। अरे आप तो बाहर देख ही चुके हैं, हमारे मजदूर तो आज ठान कर आए थे कि अगर आज तुरंत बोनस नहीं मिलेगा तो काम ही नहीं करेंगे। आज इन्हीं की वजह से अनर्थ टल गया है सर। सो जेंटलमैन, इज इट क्लियर नाउ? अब मुझे काफी काम करना है, सो विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी? ये अनर्थ इन्हीं की वजह से टला है। माय फुट। समझ नहीं आता शिशिर की इस खबर पर मैं खुश हूं या अपना माथा पीट लूं। इस खबर से हमें और भी सावधान होना होगा भैया। ये लड़की है बहुत चालाक। ये जो कोई भी है, ये हमें मात देने की पूरी तैयारी करके आई है। देखिए, यहाँ पर कौन क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखकर मुझे बेहद अफसोस हो रहा है कि आप लोगों के झगड़ों में मेरे मालिक का नाम मैला हो रहा है। अविनाश आहूजा जैसे शरीफ आदमी का नाम उनके जाने के बाद इस तरह से खराब होगा, ये देखकर किसी को भी तकलीफ होगी। वो आपके पिता हैं नहीं हैं पता नहीं, लेकिन जिनके घर आप उनका नमक खाया, आपको अच्छा लग रहा है कि उनका पूरे शहर भर में इस तरह से मजाक उड़े? देखिए, जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो नमस्ते। बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया कि जब कोई में चल रहा हो तो उसके बारे में बाहर बयानबाजी करना गलत बात है बेटा, समझ गई ना? आओ अंदर आओ। किरण, बेटे ये गौरी है और गौरी आज से हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर दोबारा हमला होने की नौबत आए, जैसा कि कोर्ट में हुआ था। अरे ये बित्ते भर की लड़की क्या उसकी रक्षा करेगी? उससे अच्छा तो मैं देखभाल कर लूंगी, है ना? और क्या? ओए मेरी तन्नू डार्लिंग, एक हाथ मारे ना तो ऊंट भी पानी नहीं मांगता, और ये क्या करेगी हैं? और फिर बेटा मैं भी तो हूं ना। ओए हमारे होते हुए हमारी बच्ची को कोई हाथ लगा जाए, उसकी क्या मजाल है, हैं? आप लोग तो रहने दीजिए प्लीज, मेहरबानी करिए मेरे ऊपर। आप सबकी बहादुरी के किस्से में अदालत के बाहर बहुत बार सुन चुका हूं। एनीवे, किरण, गौरी मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट है और इससे बढ़िया तुम्हारी हिफाजत और कोई नहीं कर सकता। दूसरी चीज ये भी है कि अगर गौरी तुम्हारे साथ रहेगी तो कम से कम मैं बिल्कुल बेफिक्र रहूंगा। क्यों गौरी? डोंट वरी सर, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मैम, मेरे होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चले आपके कमरे में? हाँ बेटे, जैसा गौरी कहती है ना, करती जाओ, इसी में सबकी भलाई है, इसी में तुम्हारा फायदा है बेटे। मुझे अच्छी तरह पता है कि ये किसका काम है, लेकिन आएगी, उसकी बारी भी आएगी। कब तक बचेगा वो? कभी तो गलती करेगा। कौन? तेजवानी? और कौन? लेकिन हैरानी मुझे इस बात से ज्यादा है कि आपको पहले से कैसे पता था कि कोर्ट में ऐसा कुछ होने वाला है? मैं जानती हूँ इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन पिछले कुछ समय से
मुझे अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति पनपती हुई महसूस हो रही है। अजीब सी शक्ति? जी हाँ, कई बार मुझे सोते हुए या फिर जागते हुए भी कुछ ऐसे दृश्य या घटनाएं नजर आ जाती हैं जो ना तो मेरे अतीत का हिस्सा है और ना वर्तमान का, बल्कि भविष्य का। आप कह सकते हैं कि मुझे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। स्ट्रेंज प्रीमोनिशंस। पूर्वाभास क्या होता है? आपको ऐसा नजर आता है कि आगे क्या होने वाला है? मैं क्या करूं इंस्पेक्टर साहब, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। ये सब मेरे बस में ही नहीं है। यकीन मानिए, अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी भविष्य में होने वाली घटनाएं नहीं देखती। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे होने वाला पहला पूर्वाभास मेरे पापा को लेकर था। काश वो हुआ ही नहीं होता। बस थोड़े दिनों की बात है बेटा, फिर हम सब एक साथ रहेंगे। दो दिन बाद पता चला पापा की डेथ कार एक्सीडेंट में हो गई है। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मुझे पूर्वाभास हुआ है। और उसके बाद भी कई बार भविष्य में होने वाली घटनाएं मुझे पहले से ही पता चल जाती थी। और यकीन मानिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी इस शक्ति से खुश नहीं हूं। हमेशा ये डर लगा रहता है कि पता नहीं अब क्या दिखने वाला है, क्योंकि कभी कोई अच्छी बात तो पता चलती नहीं है। हमेशा कोई ना कोई बुरी बात नजर आ जाती है। देखिए, जिस बात से आप परेशान हैं, शायद उसी से हमें आपके केस को सॉल्व करने के लिए कुछ मदद मिले। हाँ जी, चीजें वापस मेरे कंट्रोल में है। नहीं, आप निश्चित रहिए। आप कोर्ट की अगली कार्रवाई में देख लीजिएगा, फैसला हमारे ही हक में होगा। जी हाँ, फोटो वगैरह की मैंने सारी तैयारी कर ली है। आप बेफिक्र रहिए ना। हाँ, मैं देख लूंगा उसको। एक सेकंड। हेलो, क्या तुम्हें यकीन है कि बबलू और मामा को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है? इंस्पेक्टर, मुझे जानकारी मिली है कि आपने मेरे क्लाइंट बबलू और मामा जी को लॉकअप में बंद कर रखा है। मैं जान सकता हूं किस इल्जाम में? बिल्कुल जान सकते हैं वकील साहब, ये तो आपका कानूनी हक है। लेकिन एक बात तो आपकी माननी पड़ेगी कि आप अपने क्लाइंट्स की मदद के लिए मेरी उम्मीद से कहीं जल्दी पहुंच जाते हैं। अगर आप ये सब मेरी तारीफ में कह रहे हैं तो शुक्रिया आपका, लेकिन आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने उन्हें गिरफ्तार क्यों किया है? आपके क्लाइंट्स घिसे हुए हिस्ट्री शीटर हैं, कानून के पुराने गुनाहगार। खैर, आपको तो ये पहले से पता होना चाहिए। आखिर आप वकील जो हैं उनके। मेरे क्लाइंट के बारे में जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं उनका अर्थ जानते हैं आप? एक वकील के सामने बिना सबूत उसके क्लाइंट को... बस वकील साहब, आपको क्या लगता है मैं पहली बार किसी वकील से रूबरू हूं? वैसे भी हमारे ऐसा ही कदम नागपुर से ऐसे सबूत लेके आए हैं कि... नागपुर? जी हाँ। खैर, फिलहाल मैं अपने क्लाइंट से मिलना चाहता हूं। वो मुजरिम है या नहीं, इसका जवाब मैं आपको कोर्ट में दूंगा। जी हाँ, जरूर। वैसे आप इन्हें कितनी भी पट्टी पढ़ा लीजिए वकील साहब, इनके मुंह से सच उगलवाना हमें अच्छी तरह से आता है। अरे शुक्र है भगवान का। अरे वकील साहब, अब तो अवतार बनकर आ गए। मैं तो डर रहा था, पता नहीं आपको हमारी गिरफ्तारी की खबर मिली कि नहीं मिली। ये ऐसे क्या देख रहे हैं आप? और मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि जब तक मैं ना कहूं कमरे से बाहर मत निकलना। अरे यही तो मामा मैंने समझाया था ना। अरे मामा को मैंने बहुत समझाया था। क्या है ना, उसकी आदत है ना वो
माफ कर दो वकील साहब। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर तुम लोगों ने अपना मुंह बंद रखा तो कुछ भी नहीं होगा। मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारी जमानत करवाने की, लेकिन हाँ, अगर इस बीच तुम लोगों ने अपना मुंह फाड़ा तो तुम्हारे सारे अगले पिछले गुनाहों की सजा फांसी होगी। सुनो, नागपुर से पुलिस को तुम्हारा सारा पिछला रिकॉर्ड मिल चुका है। अरे क्या नाटक कर रहे हो तुम? पुलिस को नागपुर से तुम्हारा सारा पिछला रिकॉर्ड मिल चुका है। वकील साहब, आप हमें बचा लेंगे ना? तुम्हें क्या बचाऊंगा? अभी तो कोर्ट में मुझे खुद को बचाना भारी पड़ेगा। मिलॉर्ड, अदालत खुद देख सकती है कि मेरी मुवक्किल प्रतिवादी किरण ही असली किरण आहूजा है। ये फोटोग्राफ, ये सर्टिफिकेट और तो और किरण के पड़ोसियों के हलफिया बयान भी हमने साथ में दर्ज किए हुए हैं। मिलॉर्ड, अदालत चाहे तो अपने तौर पर इनकी पुष्टि दोबारा करवा सकती है। हमें कोई एतराज नहीं मिलॉर्ड। कमाल है, जो सबूत वादी को किरण आहूजा सिद्ध करते हैं, बिल्कुल वही सबूत प्रतिवादी को भी किरण आहूजा सिद्ध करते हैं। मिलॉर्ड, मैं अदालत को कुछ बताना चाहता हूं। दो लोगों ने पुलिस को अपना हलफिया बयान दिया है कि इस लड़की का नाम किरण है ही नहीं। पहला आदमी बबलू इसे अपनी पत्नी सुमन कहता है, तो दूसरा आदमी खुद को इसका मामा बताता है। आपको इस बारे में क्या कहना है? क्या वकील साहब की बात सच है? जी हाँ, मेरे शराबी मामा ने मेरी शादी जबरदस्ती उस जानवर बबलू से कर दी थी। उसने मेरे माँ बाप ने मुझे दिया हुआ नाम किरण आहूजा को हटाकर सुमन रख दिया, लेकिन मेरा उस नाम से या उन लोगों से कोई संबंध नहीं है। मैं उन्हें कब का छोड़ चुकी हूँ। फिर आप लोग मुझे उनकी याद दिलाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपना नाम, अपनी पहचान चाहिए, बस। पता नहीं ये क्या हो रहा है। यहाँ तो दोनों किरणों ने प्रूव कर लिया कि दोनों ही असली हैं। अब ये कैसे साबित होगा कि इन दोनों में से असली किरण कौन है? इन सब सबूतों के आधार पर अदालत असली और नकली किरण आहूजा का फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि वादी और प्रतिवादी दोनों ने ही अपने हक में बिल्कुल एक जैसे ही सबूत अदालत के सामने रखे हैं। इसलिए ये अदालत हुक्म देती है कि इन दोनों ही लड़कियों का DNA टेस्ट कराया जाए, ताकि अदालत ये साबित कर सके कि इन दोनों में से स्वर्गीय अविनाश आहूजा की वास्तविक बेटी किरण आहूजा कौन है। गुस्ताखी माफ मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मैं भी ये मानता हूं कि इस तरह के केस में DNA टेस्ट ही सबसे बेहतर उपाय है, लेकिन मिलॉर्ड, DNA टेस्ट होगा कैसे? क्योंकि यहां पर व्यवहारिक दिक्कत यह है कि इन लड़कियों के सैंपल तो हमें मिल जाएंगे, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आहूजा साहब इस दुनिया में है ही नहीं। तो सोचिए, हमें उनका सैंपल कैसे मिलेगा मिलॉर्ड? थैंक यू। मिलॉर्ड, मैं अपने काबिल दोस्त से बताना चाहूंगा कि वो इस बारे में बिल्कुल चिंता न करें। सैंपल मिलाने के लिए मिस्टर आहूजा ना सही, उनके बच्चे तो हैं, उनका जेनेटिक कोड देखकर भी मिलान किया जा सकता है। और फिर किसी के जेनेटिक एसोसिएशन को साबित करने के लिए एक बाल भी काफी होता है जनाब। अगर ऐसी बात है तो बाल क्यों? पूरे का पूरा अस्थि कलश पड़ा है घर में, उससे मिलान नहीं हो सकता इन लड़कियों के सैंपल का? तन्नू डार्लिंग, अब चुप भी करना। आपको जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए। मैं कह रही थी, मेरे भाई साहब थे ना, अविनाश भाई साहब, वो तो हमें छोड़कर चले गए, मगर उनके घर वाले दौलत के झगड़ों में उनके अस्थि बहाना भूल गए। शायद उसी अस्थि की मदद से आज उनके सगे खून की पहचान हो सके। अदालत आदेश देती है कि ये वादी और प्रतिवादी दोनों किरणों के सैंपल्स लेकर स्वर्गीय अविनाश आहूजा के अवशेषों से DNA मैचिंग टेस्ट कराया जाए। और अब अगली सुनवाई ये DNA टेस्ट की रिपोर्ट आ जाने के बाद ही की जाएगी। है जी? हाँ जी। क्या बात है, इतने परेशान क्यों? ये पिंजरे में कैद शेर की तरह टहल क्यों रहे हो?
वो क्या है ना तन्नू डार्लिंग, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये किरण पे जो कोर्ट में गोली चलाई है किसने चलाई होगी? किसने चलाई होगी? अरे उसी ने चलाई होगी जिसे किरण के मरने से कोई फायदा हो। किरण के ओए तन्नू डार्लिंग, ओए मैं तेरे को कहता हूँ तो ब्यूटी विदाउट ब्रेन है, और ऐसा नहीं है भाई, तेरे में तो ब्रेन भी है? आप भी ना। अच्छा एक बात तो बता, हाँ वो कोर्ट में मैंने जो बात की अस्थि कलश वाली, उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। हाँ? क्या है अभी देखो, अगर डीएनए टेस्ट हो जाता है और ये पता लग जाता है कि ये दूसरी किरण जो आई है ये असली नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। पहली किरण तो अपने हाथ में है, और अगर पता लग जाता है कि असली किरण है तो फिर हमारी तन्नू डार्लिंग तो सब पे अपना जादू चला ही लेती है, फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है। और अगर फिर भी कुछ रह जाए तो फिर मैं हूं ना, है? तुसी तो ग्रेट हो। वही वो तो मैं हूं। नहीं, मैं नहीं दूंगी मेरे पति के अस्थि कलश को। इतना कुछ हो चुका है इस घर में, अब क्या उनकी अस्थियों का अपमान भी होगा? मॉम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये कोर्ट का फैसला है। मैं नहीं मानती है इसे कोर्ट ऑर्डर को। देखो, मेरे जीते जी इस घर में उनकी अस्थियों का अपमान नहीं होगा, समझे तुम? मॉम आप समझने की कोशिश कीजिए, कोर्ट ने इस डीएनए टेस्ट का ऑर्डर देकर के एक तरीके से डैड के सम्मान की रक्षा ही तो की है। 2 लड़कियां ऑलरेडी इस घर में आ चुकी हैं किरण आहूजा बनकर। आज अगर ये टेस्ट नहीं हुआ ना तो कल न जाने कितनी किरण हमारी प्रॉपर्टी की दावेदार बनकर आ जाएंगी। भैया ठीक कहते हैं मॉम, आप खुद सोचिए डैड का सम्मान कैसे बचेगा, बार बार कोर्ट में उनका नाम उछलने से या एक ही बार में पूरा मामला निपट जाने से। मॉम एक बार कोर्ट अपना फैसला सुना दे, फिर चाहे लोग कुछ भी बोले, कम से कम हमारे मन को तो तसल्ली हो जाएगी। हाँ, और फिर हमें पता भी चलेगा कि आखिर हमें किस किरण के साथ निपटना है। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। मॉम इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। इट्स ओके मिस्टर अविनाश आहूजा, ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है ना? इससे पहले भी आप कभी वक्त पर नहीं आए, न मेरे लिए और न मेरी मम्मा के लिए।
बेटा, तू मुझे पापा कह के नहीं बुला सकती? मैं कब से तरस गया हूं तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज सुनने के लिए। कम से कम जब अकेले होते तब तो पापा कहा करो मुझे। अकेले में? क्यों कहूं मैं अकेले में आपको पापा? जिस शब्द को बोलने का अधिकार आपने मुझे आज तक समाज के सामने नहीं दिया, वो क्यों कहूं अकेले में मैं? जो रिश्ते अकेले में बहुत ठोस लगते हैं, मगर समाज के सामने आते ही भाप बनकर उड़ जाते हैं, वो रिश्ते हमें सिर्फ पानी पानी कर सकते हैं। और ऐसे रिश्ते को नाम देकर मैं अपने मां के इंतजार का अपमान नहीं करना चाहती, जो उसने आपके लिए किया है, सालों साल किया है। बेटे, मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारी मम्मी के साथ जो अन्याय किया है, उसका प्रायश्चित तो मैं मरकर भी नहीं कर सकता। ये क्या कर रही हो तुम? जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, जाके कह दो अपने वकील से, कुछ नहीं हो सकता है। मेरे होते हुए तुम इस घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है? इस घर में रुकने से अब कोई फायदा नहीं है। डीएनए टेस्ट होगा और फिर सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैंने कहा ना, तुम घर से बाहर कदम नहीं निकालोगी, समझी तुम? चुपचाप बैठ जाओ यहाँ, वरना दूसरे ढंग से समझाना पड़ेगा मुझे। दीदी, कोई परेशानी है? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। वो इनकी तबीयत खराब है ना, कोर्ट के बाहर वो हमला हुआ था ना, उसी वजह से। मैं तो कब से इन्हें कह रही हूँ मैडम रेस्ट कर लीजिए, मैडम रेस्ट कर लीजिए, मगर ये है कि सुनती नहीं। अब आप ही समझाइए ना इन्हें। देखो सोना, अब रहने दीजिए, मैं ही किसी तरह से समझा लेती हूँ इन्हें। अब इनकी देखभाल की ड्यूटी मेरी है तो मुझे ही निभानी होगी ना। आप जाइए ना अभी, प्लीज। बोल रहा हूं, अब भी बता दे, अब भी बता दे। ज्यादा सख्त होने पे मजबूर मत कर मेरे को। नहीं कदम, पिटाइयों का इन पुराने पापियों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। अब देखो इनका मुंह खुलवाने के लिए कितना आसान तरीका है मेरे पास। लेकिन हो सकता है कि मेरा तरीका भी काम ना है। हो सकता है कि आखिर तक ये तेजवानी, सुमन और अपनी तिकड़ी के फ्रॉड के बारे में हमें कुछ ना बताएं। ऐसे में तुम्हें पता है कि इनका क्या। सावंत सर, तू ये यहां सर? क्या बे, तेरी बीवी भाग गई फिर? ये तो तुम्हें अच्छी तरह पहचान गया है। कहो तो तुम्हारी बीवी को भी बुलवा लें, उसे भी अच्छी तरह पहचान जाएगा। अब बोलो, सच बोलते हो या? ले जाता हूं इनको कहीं, सर पे पिस्तौल रखता हूं और एनकाउंटर में उड़ा देता हूं। चले चल। नहीं साहब, मैं आपको सब सच सच बता देता हूं साहब, मैं आपको सब सच सच बता दूंगा। जिंदगी सलामत रही तो मौके 1000 मिलेंगे बेटा।
हाँ हाँ। चल बोल। बताता हूं। हमारे इलाके का एक डॉन हुआ करता था, सिकंदर। मैं उसके लिए काम किया करता था। लेकिन मैं उसके लिए काम नहीं करता था सर। मां कसम, मैं उसके लिए काम नहीं करता था। हाँ, ये सही कह रहा है। ये उसके लिए काम नहीं किया करता था, लेकिन उससे पैसे लिया करता था। अपनी भांजी का सौदा करने के लिए, सुमन का।